So, hello everyone, and welcome to Khunga Academy. And this is me, your GS faculty Surya Pratap Singh, again on this platform. तो अब हम लोग आपके 2 दिन की छुट्टियां पड़ चुकी थी। 19 संडे को कोई आपका एग्ज़ाम था नहीं। अब उसके बाद आज जो आपके पेपर आए हैं उसमें देख लेते हैं क्या लेवल था, क्या नहीं था। अभी हमें ऑनलाइन 15 से 20 क्वेश्चन से मिल पाए हैं, बट इट्स ओके, हम लोग उन्हीं को आपके डिस्कस करेंगे कि थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जैसे आपके लास्ट वाले वीडियो में किया था। कुछ चीज़ों का और कुछ चीज़ों का हम लोग जो आपके वन वर्ड है उनको हम लोग आगे आपके देखते हुए चलेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके पूछा गया है कि मृच्छकटिकम बेटा आपका ना एक बहुत ही मतलब उस समय का 5वीं शताब्दी का बहुत ही प्यारा एक नाटक है, जिसका मतलब है क्या, लिटिल क्ले कार्ट, यानी कि छोटी मिट्टी की गाड़ी। तो छोटी मिट्टी की गाड़ी, ये आपका एक नाटक लिखा गया था और ये पूछा गया है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो मृच्छकटिकम है ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है और जो महाकवि थे उनका नाम था शूद्रक। अब ये शूद्रक महाकवि थे तो इनके दरबार क्या था, किसके दरबारी कवि थे। तो बच्चों इनके बारे में ना कुछ मिलता नहीं है। ऐसा मिलता है कि शायद जो आपके राजा थे उन्हीं का नाम शूद्रक था। वो उस समय के आपके उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित जो भी वहाँ का वंश चल रहा होगा, शायद वो वहाँ के राजा रहे होंगे, क्योंकि ये वो किसके दरबारी कवि थे ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे बस ये इतना ही पूछा गया है कि आपके महाकवि मृच्छकटिकम किसने लिखी है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा शूद्रक। लिखी कब गई, तो ये आपकी 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी ही मतलब रोमांटिक कहानियों में से आपकी आती है। बहुत ही प्यारा नाटक लिखा गया है। भाषा अगर पूछी जाए तो भाषा क्या है, संस्कृत भाषा है इसकी, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। अब से ये पूछ लेगा कि युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। अब देखो, अगर आप लोगों को युवराज सिंह के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा, जो आपके क्रिकेटर हैं, कि उनको क्या हुआ था, कैंसर हुआ था, तो उसमें ना उनसे आपके पूरे ऑप्शन ही यही दे रखा था कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको पता भी नहीं होता, रटे भी नहीं होते, तो आप लोग यहाँ से बहुत प्यार से इसको मार्क कर सकते थे कि हाँ यार, आई मीन कैंसर एक ही प्लेयर को हुआ है। तो जाहिर सी बात है, कैंसर से रिलेटेड जो पूरी किताब लिखी गई होगी वो किसके द्वारा लिखी गई होगी, आपके युवराज सिंह द्वारा लिखी गई होगी, ठीक है। चलो आगे। अब ये आपसे ना पूछी गई है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ना आपको बहुत इन डेप्थ में पढ़ाता हूँ। ये आपसे पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है कि आपकी जो राष्ट्रपति की पावर है, 1 मिनट में हिंदी में करता हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस आर इन हिंदी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया कि मृत्युदंड सहित क्षमा करने की शक्ति किसके पास है, यानी कि आपके जो पार्डनिंग पावर्स हैं, ये पार्डनिंग पावर्स आपके किसके पास है और कहाँ मेंशन है। कहाँ मेंशन अभी नहीं पूछा, हो सकता है कल को पूछ ले। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके जो पार्डनिंग पावर्स हैं, जो आपकी पार्डनिंग पावर है वो कहाँ पे मेंशन है और कौन आपके इस पार्डनिंग पावर को आगे कर सकता है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आपके जो मृत्युदंड सहित क्षमा करने की शक्ति किसे दी गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास आपकी पार्डनिंग पावर है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास सजा को माफ करने की, राहत देने या कम करने की, या सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की शक्ति होती है। अच्छा, ये आपका ना पूरा आर्टिकल 72 ही पूरा उठा के मैंने लिख दिया यहाँ पे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध का दोषी ठहराया गया है जहाँ सजा मौत की सजा है, ठीक है। ये आपके किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अब मैं आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में आपके क्या डिस्कस किया था, वो ये डिस्कस किया था कि जो आपकी केंद्र में है उनका जो भी आपका आर्टिकल है उसमें आप क्या कर दो, 89 ऐड कर दो, तो लगभग आपको उसके आसपास का क्या मिल जाएगा, आपके वही सेम आर्टिकल राज्य के पास भी होगा। जैसे कि अगर ये आपका अनुच्छेद 72 की बात की जा रही है, ठीक है, तो अनुच्छेद 72 में किसके बारे में है, तो वो आपके अगर राष्ट्रपति के बारे में है, राष्ट्रपति के बारे में अगर ये आपका आर्टिकल 72 में है, तो आपके राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में कहाँ होगा, +81 करके देखो क्या उत्तर आ रहा है, सॉरी +89 करके देखो, तो 9 यानी 81 + 80 यानी 161। तो आप देख रहे हो ये आपका 161 में भी यही पावर्स दी गई हैं राज्यपाल को। बस राज्यपाल को एक चीज, सारी पावर सेम है, आपके राष्ट्रपति के साथ सारी पावर सेम है,
जितनी भी हैं अभी हम लोग सारी डिस्कस करेंगे। रेप्रीमांड क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, ठीक है, रेमिशन क्या होता है, ये एक्चुअली इंग्लिश की वर्ड्स हैं, उसके हिंदी में भी यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपके राज्यपाल है उसके पास ये सारी शक्तियाँ हैं, बस एक चीज़ नहीं है, सेम प्रेसिडेंट की तरह आपकी सारी शक्तियाँ होंगी, बस एक चीज़ नहीं होगी, वो क्या है, मृत्युदंड। तो मृत्युदंड जो है वो सिर्फ कोई अगर माफ़ कर सकता है तो वो कौन करता है, राष्ट्रपति। अब आप सोचोगे क्या सबके मृत्युदंड राष्ट्रपति माफ़ कर देंगे, नहीं, ये दरअसल एक आपकी पूरी एक कैबिनेट बनाई जाती है, ठीक है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो आपके मंत्री परिषद होता है वही आपके बताते हैं कि मृत्युदंड किसको माफ़ करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके राष्ट्रपति जी जो हैं वो उनको मृत्युदंड माफ़ कर देते हैं। ओके, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के अधिक से अधिक व्यापक है, यानी कि आपकी किसकी पावर ज़्यादा हो गई, प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा हो गई। कैसे, तो दो तरीके हैं। पहला क्या है, कोर्ट मार्शल के समय, बच्चों कोर्ट मार्शल आपके डिफेंस फोर्सेस में ही होता है, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस फोर्सेस, और डिफेंस फोर्सेस आपकी सिर्फ 3 हैं अभी फिलहाल के लिए। वो कौन सी है, तो है आपकी आर्मी यानी थल सेना, वायुसेना यानी एयरफोर्स, और आपके नेवी यानी इंडियन नेवी यानी नौसेना। तो बच्चे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन्हीं में ही सिर्फ आपका कोर्ट मार्शल होगा। और ये जो कोर्ट मार्शल है उसमें जाहिर सी बात है गवर्नर का कोई रोल नहीं होता, लेकिन जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट को इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, ये आपके क्या हो जाते हैं, तो प्रेसिडेंट को ही आपके कमांडिंग इन चीफ, ये जो कमांडिंग इन चीफ वर्ड है ना, ये आपके बोला जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो कमांडिंग इन चीफ जो होता है, या कमांडर इन चीफ, सॉरी कमांडिंग इन चीफ की जगह आप लोग कमांडर इन चीफ लिख लो, कमांडर इन चीफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपका हो जाएगा कि तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं के प्रमुख, ठीक है। तो आपके तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होंगे, वो आपके हो जाएंगे राष्ट्रपति। लेकिन अब आप लोग कहोगे सीडीएस क्या है फिर, तो ऐसा समझ लो कि ये है आपके प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नीचे आपका पूरा मंत्रिमंडल है जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आपके क्या आएगी, डिफेंस मंत्रालय आएगा, ठीक है, डिफेंस मंत्रालय। इस डिफेंस मिनिस्टर के अंदर आपके 2 पद बनाए गए हैं, एक रक्षा सचिव या जिसको आपके डिफेंस सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो एक आपको बच्चों बनाया गया था सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये आपके तीनों जो सेनाओं के प्रमुख हैं, आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तो उनके साथ ये सीडीएस जो है ये उनके प्रमुख हो जाएंगे। लेकिन इससे भी ऊपर सबसे टॉप की जो पोजीशन होगी वो किसके पास है, तो वो आपके राष्ट्रपति के पास है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति के नीचे आपके मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में से एक आपका मंत्रालय है जिसका नाम है रक्षा मंत्रालय। उसमें जो सबसे बड़ा पद होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रक्षा सचिव का। ये आपके ऑफिसर होंगे, जनरली ये आपके आईएएस ऑफिसर बस बनते हैं, ठीक है। और सेनाओं में जो आपके यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे, जैसे आपके आर्मी के हो जाएंगे जनरल, एयरफोर्स की टॉप रैंक होती है उसका नाम आपके क्या हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग एयर चीफ मार्शल, ठीक है। और आपके जो नेवी की रैंक होगी उसका नाम होता है आपके एडमिरल, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी वो रैंक्स हैं, जनरल, एयर चीफ मार्शल और आपके एडमिरल। तो ये आपके सीडीएस हो गया। लेकिन इसके जो सबका जो कमांडिंग इन चीफ है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। तो मैंने जब भी यहाँ पे आपको क्लास में हिस्ट्री पढ़ाई है, कल को अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति को जो कमांडिंग इन चीफ की जो पावर मिली है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मान लेते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो भाई इसकी शुरुआत आपकी हुई थी, देख, क्योंकि राष्ट्रपति जो है, कई बार मैंने आपको बता रखा है, आज़ादी से पहले यही हमारे देश के वाइसरॉय हुआ करते थे। 1857 से पहले यही हमारे देश के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। और 1833 से पहले यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपके क्या हुआ करते थे, तो ये आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल। तो ये बात है तब की जब आपके कॉर्नवालिस था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो भाई कॉर्नवालिस जब आपके बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो ये बंदा था जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से ना जाके सीधा सीधा ब्रिटिश इंडियन आर्मी से ही आपके कहाँ पहुंचा था, सॉरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी नहीं, ब्रिटिश रॉयल ब्रिटिश आर्मी से ही आपके क्या था, जनरल बना था। और उसी जनरल को जब आपके अमेरिका में ये हार जाता है, ठीक है,
तो उसके साथ क्या करते हैं, उसको कुछ दिनों की छुट्टी देने के बाद, क्योंकि एक अच्छा ऑफिसर था, फिर इसको क्या बोला जाता है कि आप भारत के गवर्नर जनरल बन के जाओ। तो भारत क्या उस समय बंगाल था, तो भाई आपके बंगाल के गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था कॉर्नवालिस को। तो कॉर्नवालिस की ना एक आपकी शर्त थी कि मेरे पास ही सारी की सारी रक्षा की पावर होनी चाहिए, जो पूरी आर्मी की पावर है, क्योंकि मैं वहाँ पे हमेशा जनरल की तरह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे भी ना जनरल ही बन के रहना है। तो इसीलिए मुझे गवर्नर जनरल तो बना रहे हो, लेकिन जो सैन्य शक्ति है वो भी मेरे पास ही होनी चाहिए। और इसीलिए फिर कॉर्नवालिस के लिए आपके एक अमेंडमेंट आता है, वो जनरली आपके पिट्स इंडिया एक्ट में इसको कवर किया गया है। पिट्स इंडिया एक्ट जो था आपका, वो आपके पिट्स इंडिया एक्ट, ये विलियम पिट द्वारा लाया गया था, और ये आपके 1784 का कानून है। ठीक है, 1785 में कौन आता है, कॉर्नवालिस आता है। तो एक आपका अमेंडिंग एक्ट था 1786 का। ठीक है, तो एक इसी पिट्स इंडिया एक्ट में एक और आपका एक्ट था, संशोधन अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट। ये आप लोगों से कभी नहीं पूछा जाएगा, जस्ट मैं आपको ऐसे बता दूं। अमेंडिंग एक्ट 1785 में आपका कॉर्नवालिस आया, तो उससे जस्ट पहले आप ये मतलब इसने अमेंडमेंट करी थी, 1785-86 में आया था आपका अमेंडिंग एक्ट। एक छोटा सा संशोधन अधिनियम था, और उसमें आपके पिट्स इंडिया एक्ट जो था, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आपके कॉर्नवालिस को CNC कमांडिंग इन चीफ की पावर दी गई थी। तो आज जो राष्ट्रपति के पास आपकी पावर है कमांडिंग इन चीफ की, वो किससे मिलती है, इस वाले एक्ट से आई है। और राष्ट्रपति को आपके कमांडर इन चीफ बोला जाता है, और क्योंकि उनको आपके कमांडर इन चीफ बोला जाता है, दैट्स वाई वो आपके कोर्ट मार्शल में भी क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है, पर राज्यपाल को तो ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है, और इसलिए आपके 161वें आर्टिकल के तहत कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो प्रदान करता हो। दूसरी चीज क्या है, वो है मौत की सजा। ठीक है, अब मौत की सजा जो अभी हमने बात किया कि सिर्फ राष्ट्रपति उन सभी मामलों में माफी दे सकता है जहां दी गई सजा मौत की सजा है, लेकिन राज्यपाल ये नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्षमाओं पे आ जाते हैं। तो बच्चे एक आपकी क्या है, वो है आपकी ये वाली क्षमा। आप एक काम करो, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लिखा हुआ है, जितना आपको समझ में आया है इन सब की आप स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट हम लोग पीछे एक बार जाके आपकी स्लाइड में जाएं, ताकि इंग्लिश वाले भी समझ सकें और हिंदी वाले भी समझ सकें। ओके, आई होप आपने स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्षमा पे। इसको एक्चुअली आपके पार्डन बोलते हैं। ठीक है, सीधा सीधा पार्डन है। यह सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है, और दोषी को सभी सजाओं, दंडों और अयोग्यताओं से पूरी तरह से मुक्त कर देता है। जब भी कभी पार्डनिंग पावर पे आए, तो आपके जो क्षमा है, यानी कौन सा वाला, तो यहाँ पे जो आपकी बात होगी वो कौन सी है, पार्डन। तो पार्डन आपके क्या करेगा, पूरी तरीके से सजा माफ कर देगा, पूरा एकदम कंप्लीट आपकी सजा को माफ कर देगा। लेकिन अब बात करते हैं कम्यूटेशन की। तो कम्यूटेशन क्या है, ये आपके सब्स्टिट्यूशन है, एक फॉर्म की पनिशमेंट से दूसरे हल्की पनिशमेंट। मान लो जैसे किसी को आपके क्या हो जाए कि जैसे मान लो किसी को आपके मृत्युदंड दे दिया गया, अब मृत्युदंड देने की जगह उसको आपके क्या कर दिया जाए, रिग्रेस पनिशमेंट दे दी जाए। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कम्यूटेशन का। कम्यूटेशन की हम लोग एक काम करते हैं ना, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हो। कम्यूटेशन मतलब क्या, ये सजा के एक रूप को हल्के रूप में प्रतिस्थापित करने को दर्शाता है। उदाहरण के लिए मौत की सजा को कठोर कारावास में बदला जा सकता है, जिसे बदले में साधारण कारावास में बदला जा सकता है। ठीक है, तो जो कठोर कारावास है वो आपका क्या हो जाएगा, साधारण में बदला जा सकता है। इमेजिन एक मौत की सजा है, मौत की सजा को कठोर कारावास यानी रिगरस इंप्रिजनमेंट, और रिगरस इंप्रिजनमेंट को भी आपके सिंपल इंप्रिजनमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगला आपका क्या है, तो अगला आपका हो जाएगा, हमने क्या पढ़ लिया, पार्टीशन पढ़ लिया, वो पार्डन पढ़ लिया, कम्यूटेशन पढ़ लिया। अब आते हैं रेमिशन पे। इट इंप्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। यानी कि अगर मान लो मृत्युदंड दिया गया है, तो मृत्युदंड को अगर आपने रिग्रेस में बना दिया, तब तो भाई वो आपकी क्या हो गई, कम्यूटेशन हो गई। लेकिन अगर अब मान लो एक कोई रिग्रेस इंप्रिजनमेंट थी, कठोर कारावास था, वो आपका कितने साल का था, मान लेते कि वो आपका आजीवन कठोर कारावास था, तो उस आजीवन कठोर कारावास को, हालांकि होता नहीं है, बस इमेजिन कर लो, आजीवन कठोर कारावास को आपके क्या कर दिया जाए, उसको कम करके आजीवन कारावास पे कर दिया जाए। यानी कि अब आप वहां पे हो, लेकिन आप क्या नाम है, सिंपल तरीके से रह सकते हो। मतलब कि जैसे बाकी कैदी हैं वो वहां पे अगर आपके आराम से सो सकते हैं, और आपका एक दिन में 2 दिन चल रहे होते हैं, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका एक दिन में एक ही दिन चलेगा, आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, कठोर कारावास में नहीं रहना है आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिमिशन हो गया, रेमिशन हो गया। रेमिशन का मतलब आपके हिंदी में क्या है, इसका मतलब है आपके माफी। इसका तात्पर्य सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को घटाकर 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदला जा सकता है। ठीक है, तो कठोर कारावास दोनों रहेगा, लेकिन बस आपके यहाँ पे क्या होगा,
मतलब साधारण कारावास में तो आपका ऐसा हो जाएगा, ये आपका कठोर कारावास रहेगा। लेकिन जो मान लो कि अगर पूरे जीवन काल का था, आजीवन कठोर कारावास था, उसको आपके क्या कर दिया जाएगा, लेट्स से 14 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, राहत। राहत यानी इसको आपके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्पाइट। तो रेस्पाइट आपकी क्या है, रेस्पाइट का मतलब आपका हो जाएगा, इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट्स। ठीक है। ये आपके मान लो जैसे इनिशियली आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या कठोर कारावास दिया गया, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि भाई अब आपके सडनली मान लो कि वो एक आपकी फीमेल कैंडिडेट या फिर वो एक आपकी महिला है, और महिला आपकी क्या है कि वो आपके जैसे प्रेग्नेंट है। अगर मान लो जो आपकी महिला है वो अगर आपकी प्रेग्नेंट है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में आप कठोर कारावास दोगे तो आने वाले बच्चे पे भी असर पड़ेगा। इसलिए आपके क्या हो जाएगा, तो आपके प्रेसिडेंट के पास जाके हम लोग क्या डिमांड कर सकते हैं, तो ये डिमांड हो जाती है कि आपके रेस्पाइट दे देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, अच्छा ये आपके गवर्नर से भी ये डिमांड की जा सकती है। जैसे पार्डन में कंप्लीट पार्डन एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, पार्डनिंग पावर भी है राज्यपाल के पास, सब कुछ है, पी भी है, सी भी है, आर आर आर, ये तीनों आर इनके पास है। ठीक है, गवर्नर के भी पास है। बस जब कभी भी आ जाएगा डेथ सेंटेंस, तो डेथ सेंटेंस आपके गवर्नर के पास नहीं होगा। ठीक है। रेप्रीव, रेस्पाइट, तो रेस्पाइट में आपका क्या हो जाए, फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाए, कुछ जैसे मान लो हाथ कट गया, कुछ भी हो गया, ऐसे केसेस में भाई अब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट तो हो नहीं पाएगी, तो सिंपल कारावास करना पड़ेगा साधारण। तो ये सब चीजें आपके रेस्पाइट में की जाएंगी। रेप्रीव एक होता है आपके, इट इंप्लाइज अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इन सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ दैट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। इसका मतलब क्या है कि भाई आपके मृत्युदंड तो मिल गया है, लेकिन मान लो जैसे कुछ काम आ गया, मान लो एक आपके कोई कैदी है, उसको आपके मृत्युदंड इस दिन मिलना था, लेकिन अचानक से उसकी पेरेंट्स की मृत्यु हो गई, वो एक लौता बच्चा था, यानी उसी को मुखाग्नि देनी होगी, और उसी दिन उसकी खुद की फांसी है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाके आप क्या बोल सकते हो कि भाई एक काम करो, इसको रिप्रीव कर दो, यानी कि इसकी जो फांसी की सजा है उस दिन ना होगी, अब कभी और होगी। ठीक है, और इस दिन ये पहले जाके अपने पेरेंट्स के उसको चिता को मुखाग्नि दे आए। हालांकि खैर ये जस्ट एक केस है, आपको मैं बता रहा हूँ। इट्स पर्पज इज टू इनेबल द कन्विक्ट टू हैव टाइम टू सीक पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ये जो आपके थोड़ी सी खैर जो आपके रिप्रीव है ना, ये आपके मतलब इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, बट ये जनरली आपके इसलिए की जाती है कि भाई देखो अगर कल की मुझे मृत्युदंड मिला है तो पहले वकील क्या करेगा, प्रेसिडेंट के पास रेप्रीव लेके जाएगा, और रेप्रीव लेके जाने के बाद फिर उसके बाद प्रेसिडेंट से थोड़ा टाइम मांगेगा कि देखो देखो अब मैं अच्छा हो गया हूँ, और ये जो वकील है ये आपका सॉरी ये जो कैदी है ये भी आपकी बहुत मतलब कैदी कह रहा है कि देखो मैं अच्छा हो चुका हूँ, तो आप प्लीज़ या तो मुझे पार्डन दे दो या मुझे कम्यूटेशन दे दो। ठीक है, कम्यूटेशन का मतलब क्या कि आप मेरी थोड़ी सी पनिशमेंट को सिंपल कर दो। ऑलराइट, यही चीज लिखी हुई है कम्यूटेशन। उसके बाद आपके राहत या किसी विशेष तथ्य जैसे कि दोषी की शारीरिक विकलांगता, जो हमने रेप्रीव की बात की थी। प्रत्यावर्तन यानी इसका तात्पर्य अस्थायी अवधि के लिए किसी सजा, विशेष रूप से मौत की सजा के निष्पादन पर रोक लगाना है। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या सजा की मांग करने के लिए समय देना है। ठीक है, बस इसके अलावा आपके सारी चीजें हो चुकी है, रेप्रीव हो चुका है बस। तो ये बच्चों हमने यहाँ पे सारी चीज़ें आपके राष्ट्रपति के बारे में पढ़ ली। राष्ट्रपति आपके क्या है, कमांडिंग इन चीफ हैं। राष्ट्रपति आपके और क्या क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है आपकी इनकी पावर कहाँ ज़्यादा हो जाती है, तो कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड में हो जाती है। मेंशन कहाँ है, आर्टिकल 72 में मेंशन है। ठीक है, इनके बारे में, इनके पार्डनिंग पावर के बारे में। ठीक, चलो अब अगले क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा बच्चे, कौन सा स्टेट और कौन सा आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपके सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला है। और हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया है कि हाईएस्ट लिटरेसी हो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ये सब आपके कौन सा है, तो केरल है। ठीक है, यही आपके बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन्स। आपके पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी क्या है, वहाँ पे भी आपका लिंगानुपात या सेक्स रेशियो आपका क्या है, बहुत ज़्यादा है। केरल में कितना है, आपके 1000 लड़कों पे 1084 लड़कियाँ हैं, और आपके पुडुचेरी पे आपके 1000 लड़कों पे 1038 लड़कियाँ हैं। प्लस इनका सब का महिलाओं का भी यहाँ पे जो आपके लिंगानुपात के साथ साथ आपके किस लिंगानुपात तो हो गया, इसी के साथ साथ आपके जो लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर है वो महिलाओं का यहाँ पे काफ़ी ही अच्छा है। ठीक, अगला अब ये देखो, ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि भाई सोनल मानसिंह जो आपकी राज्यसभा की एमपी हैं कौन से नृत्य फॉर्म से हैं। तो यहाँ पे अगर आपको भरतनाट्यम दे रखा है तो भाई भरतनाट्यम टिक करके आ जाओ। हो सकता है दूसरे पेपर में उड़ीसी आ जाए तो उड़ीसी मार देना। मैंने यही बोला है कि आपके अगर लेडी कोई भी आ रही हैं और वो आपके अगर यहाँ पे कोई भी महिला है और उनका नृत्य फॉर्म लिखा है तो जनरली वो आपका भरतनाट्यम या उड़ीसी होगा या फिर कथक होगा, तीसरा ऑप्शन। बस अगर ऑप्शन में भरतनाट्यम पे टिक मारा हो, रिस्क ले लो इतना, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो। दूसरा उड़ीसी मार के आ जाना। तीसरा अगर सिर्फ नृत्य फॉर्म के बारे में पूछो और ऑप्शन में गोवा दे रखा है, गोवा करके आ जाना बच्चों। ठीक है,
अगर कुछ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इसको एक दो तुक्के लगा सकते हैं, तो ज़रूर लगा के आना, ठीक। और ये थोड़े से इंटेलिजेंट गेस वर्क्स हैं जो कि आपके प्रीवियस डेटाज पे है, ये प्रीवियस फैक्ट्स है ना कि जनरली सबका आंसर गोवा हो रहा है, तो भाई गोवा करके आ जाओ, मणिपुर करके आ जाओ, भरतनाट्यम करके आ जाओ, क्या जा रहा है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। अब जैसा ही मैंने आप लोगों को बता रखा है कि बच्चों हम लोग अपना एक प्रहरी बैच लेके आ रहे हैं, ये आपके एसएससी और जीडी जिसकी आपकी शायद नोटिफिकेशन आ चुकी है उससे रिलेटेड आपके पूरा बैच है, और जल्दी जल्दी इसकी सीट्स भर रही हैं। हर मंडे इसकी आपकी बैचेस की सीट्स जो हैं वो भर रही हैं। अगर आप खुंगा अकेडमी के इन 10,000 से ज़्यादा जो हम लोगों ने सिलेक्शंस दे रखे हैं आज तक पिछले 14 वर्षों में, उसका अगर आप एक हिस्सा बनना चाहते हैं और अपना सपना पूरा करना चाहते हैं इस वर्दी का, तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप लोग इस बैच को जल्दी से ज्वाइन करो फटाफट, और यहाँ पे खुंगा अकेडमी में आके अपने इस वर्दी के सपने को पूरा करो। आगे चलते हैं। नादिर शाह से पूछा गया कि भाई नादिर शाह कौन से देश का था। पहली चीज़ ईरान का था, ईरान, ठीक है। ईरान को उस समय क्या बोला जाता था, पर्शिया बोला जाता था, ठीक है। दूसरा, ये आपके फरवरी 1739 में आया था। किस लिए आया था, तो ये फरवरी 1739 में आपके किस चीज़ के लिए आया है, तो ये आपके कई शहरों को लूटने आया था। यहाँ पे अफगानिस्तान से इंडिया आया था, मुगल्स, ठीक है, मुगल एम्पायर के, या आपके नदर्न इंडिया में जितना मुगल एम्पायर था जो कि आपके कमज़ोर हो चुका था, उनको आपका क्या करता है, लूट के चला जाता है। क्या क्या लूटता है, तो जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो था आपका कोहिनूर हीरा, और दूसरा क्या था, जो आपके शाहजहां ने जो मोर की थ्रोन बनवाई थी पूरी की पूरी, ठीक है, मोर के पंखों की, इसको क्या करता है, इसको आपके वो लूट के चला जाता है, ठीक। तो यही था, इसकी लूट आपके इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। कहाँ से आया था, अच्छा, जो मुगल की आर्मी थी ना बच्चों, जो आपके करनाल में थी, करनाल यानी यहाँ पे हरियाणा के पास आपके करनाल के पास लगी हुई थी आर्मी, उसको हरा के चला अंदर आता है और पूरी सारी चीज़ें लूट के जाता है। तो कोहिनूर हीरा भारत से लूटने वाला कौन था, तो वो आपके था नादिर शाह, ठीक है। इसके बाद, अच्छा, नादिर शाह के बाद कौन आता है, तो बच्चे ये तो आपके 41 तक था। इसके बाद आपका आता है अहमद शाह दुरानी, ठीक है। तो दुरानी भी वो आपके अफगानिस्तान और ईरान वाले ही रीजन से था, तो ये आपके इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देख लेना। अब अगला आपसे पूछा गया शोभना नारायण जो है वो किससे रिलेटेड है, कौन से नृत्य शैली से है, तो आपके कथक है। आंसर इसका कथक है, बट आपको बच्चों कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या है, कथक के आपके ना 3 घराने हैं, ये 3 घराने आपको पता होने चाहिए। एक घराना है जयपुर, दूसरा है बनारस, और तीसरा है लखनऊ। ये जो लखनऊ घराना है इसी को आपके अवध घराना बोला जाता है, और इसी अवध घराने के आपके अवध के यानी कि अवध के इस लखनऊ घराने के 1857 से पहले, यानी बच्चे 1800 क्या नाम है 56 में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो कौन थे, उनका नाम था आपके वाजिद अली शाह, ठीक है, जो कि आपके यहाँ लखनऊ और अवध के आपके क्या थे, आखिरी नवाब थे। तो वाजिद अली शाह जो हैं ये आपके इसी लखनऊ घराने के क्या थे, कथक के बहुत बड़े नर्तकी थे। यही वाजिद अली शाह क्योंकि आपके नर्तकी बहुत बड़े थे और इसीलिए इनका अपना खुद का सगा बेटा नहीं था, इसीलिए आपके क्या हो जाता है, यहाँ पे जो अंग्रेज हैं वो बोलते हैं क्योंकि इनका खुद का सगा बेटा नहीं है, इसलिए जो आपका चूक का सिद्धांत है, चूक का सिद्धांत, जिसको आपके क्या बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके तहत आपके क्या किया गया, तो भैया इसके तहत आपके बोला गया कि क्योंकि आपके खुद के वारिस नहीं है, सगे वारिस नहीं है, ठीक है, कोई भी, इसीलिए आपसे अवध को हम क्या करते हैं, छीन रहे हैं आपसे अवध को। और इसीलिए आपके फिर क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति में, इसको रिलेट करना सीखो, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में लखनऊ से, अब क्योंकि ये तो मर गए थे 1856 में, तो लखनऊ से 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल, जो कि इनकी कौन थी, वाइफ थी, ठीक है, इनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, और ये आपके क्या करेंगी, ये आपके लखनऊ से सैन्य कार्यवाही करेंगी और आपके जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, प्रथम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें आपके पार्टिसिपेट करती हैं 1857 की क्रांति में, और यहाँ पे ये हार जाती हैं। लेकिन आपके लखनऊ की तरफ से जो आपने कई बार नाम रटा भी होगा, वो कौन है, बेगम हजरत महल, किसकी पत्नी थी, तो आपके वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली शाह कौन थे, तो आपके लखनऊ घराना जो कथक का एक 3 घरानों में से एक बहुत प्रमुख घराना है, उसके एक तरीके से आपके संस्थापक भी कौन थे, तो वाजिद अली शाह ही थे, ठीक है। तो जो आपके कथक है, कथक के जो आपकी लेडी हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, उनका नाम क्या है, शोभना नारायण। कथक 3 घराने, जयपुर, बनारस और लखनऊ, लखनऊ से रिलेटेड वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह से क्या हुआ, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक और क्वेश्चन
कौन लेके आया, तो उसका नाम था आपका डलहौजी, ठीक है, जो खुद 1856 में यहाँ से निकल लेता है, तो वो लेके आया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 1857 की क्रांति के वक्त आपका वाइसरॉय कौन था, ठीक है। अच्छा, वो पहला वाइसरॉय भी है और वो आखिरी भारत का गवर्नर जनरल भी है, तो उसका नाम आशा करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक चीज़। दूसरा, आज़ादी के वक्त, ये तो पहली आज़ादी की लड़ाई थी, दूसरी यानी 1947 वाली आज़ादी के वक्त आपके जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो आपका वाइसरॉय भारत छोड़ के गया था उसका क्या नाम था। और जो तीसरा क्वेश्चन इसी में है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का क्या नाम था, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आपको मुझे बताने कमेंट सेक्शन में। ओके, आई होप ये आपका हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जयपुर घराने में ना आपके पैरों के मूवमेंट पे, आपकी जो पैर की जो ताल होती है उस पर ज़्यादा आपके क्या दिया जाता है, जयपुर घराने में पैरों की गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। और बनारस और लखनऊ घराने में जो चेहरे के भाव हैं, सुंदर हाथों की गतिविधियाँ, जो ऐसे ऐसे ये सब जो आपके हाथों की गतिविधियाँ होती हैं, उन पे आपके ज़्यादा अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भाई ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सब उसी के नाम है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, यानी कि आर्थिक सुधार कार्य जो हुए थे 1991 में, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यानी कि भुगतान संतुलन संकट जो था आपका, ये सब चीज़ें एक ही हैं। उत्तर 1991 ही है। उसी के बाद एलपीजी रिफॉर्म आए। 3 रिफॉर्म कौन से हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। कब हुआ? तो ये आपका 1991 में हुआ। आपके प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। आपके वित्त मंत्री कौन थे? तो वो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसी के साथ साथ और क्या था? तो ये हुआ क्यों था? इसलिए हुआ था क्योंकि भाई हम बहुत ज़्यादा किस पे निर्भर थे? तो हम बहुत ज़्यादा आयात करने में, आयात यानी बाहर से ला रहे हैं चीज़ों को, किस पे निर्भर थे? रशिया पे निर्भर थे उस समय, ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ क्या, जब आपका रशिया ही टूट गया तो जाहिर सी बात है हमें भी क्या नाम है, कुछ भी आयात करने को मिलेगा नहीं। जब रशिया आपका उस समय टूट जाएगा, जिसमें से आपके उज़्बेकिस्तान हो गया, यूक्रेन हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, और फिर स्लोवाकिया हो गया, ये सब आपके बहुत सारे छोटे छोटे देश थे जो कि आपके रशिया से टूटे हुए थे। तो वो सारे के सारे अब आपके क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो यानी अब हमें क्या हो जाएगा, अब हम लोगों के लिए जो ये आपका निर्यात था ये कम हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब निर्यात हम लोगों के लिए कम हो जाएगा, हम लोगों के पास कुछ पैसे नहीं होंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भुगतान है उसका जो संतुलन था वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपके संकट के रूप में आया। संकट से हमें किसने उबारा? तो हमारे लिए संकट मोचन उस समय बन के आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, एलपीजी रिफॉर्म के लिए, और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। 9वां, कौन से सेशन में कांग्रेस के भैया पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ? कई बार बताया है। इसी के बाद आपके 26 जनवरी 1930 को आपके जो रावी नदी है, इसी के किनारे आपके श्री जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, और उसी के साथ साथ आपके अन्य कांग्रेसी नेता सब आपके डुबकी लेके नेहरू रावी नदी में, उसके बाद वहाँ पे संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं कि आज से हम लोगों का जो पूर्ण लक्ष्य है, जो हमारा जो आज से एक मुख्य लक्ष्य है, वो क्या है? पूर्ण स्वराज है। अभी तक हम अर्ध स्वराज या फिर डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। आज से हम लोगों को क्या चाहिए? हमें चाहिए फुल, नॉट इज्जत, आज़ादी, ठीक है। तो या फुल इज्जत भी उसी का पार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ थी। कब होता है? तो 1929 का 31 दिसंबर को पंजाब के उस समय जो कैपिटल थी यानी लाहौर, तो उस लाहौर के अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उन्होंने आपके क्या किया, वहाँ पे स्वराज का रेजोल्यूशन पास कराया, और फिर उसको आपके क्या किया जाता है, आपके वही आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य बनाया जाता है। यह रावी नदी के तट के पास हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 26 जनवरी को आपके सब ने आपके झंडा भी अडॉप्ट किया था, 26 जनवरी 1930 को। और इसीलिए 26 नवंबर 1949 को जब आपके संविधान बन गया था, तो उसके बाद आपका क्या होता है, 2 महीने के लिए रोका जाता है। और 26 जनवरी 1950 को इसी पूर्ण स्वराज वाले दिन को याद करने के लिए आपके गणतंत्र दिवस को कब मनाया जाता है? तो ये आपके मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को आपका प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? शायद कितनी बार ये क्वेश्चन आए हैं। तो आपके कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा जो स्कूल आपका चलाया गया उसका नाम क्या था? उसका नाम था DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल। आज भी आपके चलता है ये। पंजाब में इनके सबसे बड़े फॉलोअर कौन थे? तो जो आपके पंजाब नेशनल बैंक के एक फाउंडिंग मेंबर्स में से भी थे, उनका नाम था श्री लाला लाजपत राय, जिनको आपके पंजाब केसरी बोला जाता है। क्लास में से हमने कई बार डिस्कस कर रखा है। वो इसके संस्थापकों में से थे लाहौर वाली ब्रांच के लिए, ठीक है।
तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? उत्तर है दयानंद सरस्वती, 8 अप्रैल 1875 को। इससे रिलेटेड अगर एक चीज और पूछ ली कि कौन था जिसने बोला था वेदों की ओर लौटो, तो वो आपके श्री दयानंद सरस्वती ही थे। इन्होंने ही आपको बोला था कि गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। अब अगर ये सब कोई आपके वेदों की ओर लौटो की बात कर रहे हैं, तो इसको दर्शन कौन सा बोलेंगे? इसको जो दर्शन बोला जाएगा उस दर्शन का नाम था नव्य वेदांत। ये वो दर्शन था जिसको क्या बोला जाता है? नियो वेदांतिज्म। ठीक है, ये बच्चे दर्शन था, कभी आपसे पूछ ले। इसी में ही आपके आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इवन आपके राजा राम मोहन रॉय, और आगे चल के आपके श्री महात्मा गांधी जी, या भी आपके क्या हो जाएंगे? इस नव्य वेदांत दर्शन से प्रभावित थे, और सारे के सारे आपके इस नव्य वेदांत दर्शन के हो जाएंगे। और नाम लिखना चाहो तो आप श्री औरोबिंदो घोष लिख लो। अब श्री औरोबिंदो घोष से मुझे एक और सवाल आ गया, तो क्यों ना यहीं पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लास में तो हमने कई बार डिस्कस किया है। वो सवाल ये है कि जो गर्म दल था, इस गर्म दल में आपके 3 सदस्य तो सबको पता है, वो कौन से थे? आप सब बचपन से रटते आ रहे हो, लाल, बाल, पाल। ठीक है, पर ये जो चौथा सदस्य था ये कौन था? तो वो आपके श्री औरोबिंदो घोष थे। लाला लाजपत राय, ये आपके जब 1907 में जब आपके सूरत में स्प्लिट होता है कांग्रेस में, तो आपके 1908 में क्या हो जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी, उनको जेल हो जाती है 6 साल के लिए। 1914 में वापस आएंगे होम रूल लीग के लिए। बिपिन चंद्रपाल, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे 1908 में। लाला लाजपत राय, ये आपका चले जाएंगे पेरिस श्याम जी कृष्ण वर्मा के पास, और फिर उसके आगे आपके जिमरमैन प्लान को बनाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, ये आपके बैंक की स्थापना करके आपके यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि अंजुमन मोहिबिन वतन, जो कि एक आपकी सोसाइटी है, जो कि आपके भगत सिंह के चाचा जी अजीत सिंह द्वारा बनाई गई थी, तो उसको भी ये स्पॉन्सर करेंगे लाला लाजपत राय। तो ये तो हो गए 3 जने। चौथे का क्या हुआ? जब सारे ही, एक आपके जेल चला गए, एक आपके फ्रांस चले गए, एक आपके पूरा ही संन्यास ले लिए, तो औरोबिंदो घोष ने क्या किया? इन्होंने भी आपका संन्यास ले लिया, और संन्यास लेके कहाँ चले गए? तो आपके पौंडीचेरी चले गए। पौंडीचेरी में आज भी इनके नाम का एक आश्रम है, उसका नाम है ऑरोविल। ऑरोविल करके एक आपका आश्रम है पौंडीचेरी में, ठीक है, या पुडुचेरी में। और इनके दर्शन का नाम था अरविंद दर्शन। मैंने कई बार क्लास में भी बताया, अरविंद दर्शन, जो कि आपके एक शाक्त दर्शन था। या आपके देवी माँ के बहुत बड़े भक्त हो चुके थे। ठीक है, तो शाक्त यानी कि आपके शक्ति से रिलेटेड, देवी माँ से रिलेटेड ये आपके पूरा दर्शन था, और इस पे इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपके आगे चल के लिखे, जो कि एक आपके अपने आप में नव्य वेदांत का ही एक नया दर्शन आ चुका था। ठीक है, जिसे कि इन्होंने शक्ति से रिलेटेड करके देखा, शाक्त दर्शन से उसको जोड़ के देखा। काफी कुछ हो गया, इतना पूछेंगे नहीं, पर कहानी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे नहीं, आपसे बार बार वही पूछा गया, भाई समानता का अधिकार कहाँ है? तो भैया समानता का अधिकार पहले पूछ लिया 14 से 18 आर्टिकल में। अब क्या पूछ लिया? अब पूछ लिया कि कौन से एग्जैक्ट में है, तो बता दो क्या है? आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। ठीक है, राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों लाइंस में, लेकिन आप लोगों के लिए इतना डेप्थ में कभी पूछेगा नहीं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे नहीं। डिस्कस करना है तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, आइए और इस एसएससी प्रहरी बैच को ज्वाइन करें, जिसमें हम लोग एसएससी जीडी में के लेवल पे आपको एटलीस्ट सीपीओ की तो तैयारी कराएंगे ही कराएंगे। अगला, अब आपके ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है बिकमिंग, और ये बिकमिंग ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? तो ये उस समय आपके बच्चे फर्स्ट लेडी, देखो राष्ट्रपति जो भी कोई होगा उसके आपके अगर वो वाइफ हुई तो उसको फर्स्ट लेडी बोला जाता है, और वो अगर आपके क्या नाम है आदमी हुआ, मतलब से अगर आपकी जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हो गई, वो अगर आपके कोई महिला हो गई
तो उनके हस्बैंड को क्या बोला जाएगा, तो आपके प्रथम पुरुष हो जाएंगे, ठीक है, या फिर वो आपके फर्स्ट जेंटलमैन हो जाएंगे। तो ये आपके क्या पूछा गया है कि ये जो आपकी फर्स्ट लेडी थी उस समय, उन्होंने आपके 2018 में एक बुक लिखी जिसका नाम है बिकमिंग ओबामा। श्री बराक ओबामा की ये कौन है, पत्नी है, जिनका नाम है मिशेल ओबामा, ठीक है। ये है बस। 13वें पे चलते हैं, कौन सी आपके क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी नहीं है, तो भैया क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी आप लोग पता होनी चाहिए। जो कल इंडिया आपकी मैच हार गई तो वो कौन सा था, आईसीसी वर्ल्ड कप था। अगला क्या है, एशिया कप, फिर क्या, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी महाराजा रंजीत सिंह के नाम पे है, उन्हीं के आपके जो अगले वंश थे, अगले बेटे थे सबसे छोटे, उनका नाम था, क्या नाम है, महाराजा दलीप सिंह, और दलीप सिंह के नाम पे ही आपकी क्या आती है, दलीप ट्रॉफी आती है, ठीक है। ये आपके बाद में इनको रानी विक्टोरिया ने अडॉप्ट कर लिया था महाराजा दलीप सिंह को, और इनको एकदम प्योर क्रिश्चियन बना दिया था सिख से उठा के, तो इसीलिए इनका नाम भी दिलीप की जगह दुलीप हम लोग बोलते, ठीक है। तो इट्स लाइक दलीप सिंह, इसलिए इनका नाम दलीप सिंह पड़ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कि भाई आपके गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। कई बार बता चुका हूं कि मात्र एक ही सम्मेलन था जो कांग्रेस ने अटेंड किया था, कांग्रेस की तरफ से श्री महात्मा गांधी जी ने आपके अटेंड किया था, और इस सम्मेलन कब से कब तक हुआ था, तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में हुआ है। और इस सम्मेलन में जो आपके आईएनसी था, एक्चुअली महात्मा गांधी जी ने वहां जाके क्या बोल दिया था कि आईएनसी ही पूरे इंडिया की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसीलिए आपके पूरे पार्टी को जो नेतृत्व कर रही है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही कर रही है, पूरा भारत की तस्वीर ही वही है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपके इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पे जो 3 प्रमुख पार्टियाँ थी, हिंदुओं की थी हिंदू महासभा, मुस्लिम्स की थी आपके मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और आपके एक थी जो आपके पिछड़े वर्ग के लिए, जो कि आपके बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ से लड़ रहे थे, उनका नाम था डिप्रेस्ड क्लासेस। तो डिप्रेस्ड क्लासेस, ये 3 आपकी जो पार्टियां थी ना, ये आपके बुरा मान जाती हैं। इसी के साथ साथ लिबरल पार्टी वगैरह भी थी, वो सब आपकी बुरा मान जाती है कि गांधी जी को ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, और इसलिए आपका जो द्वितीय और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो कि आपके कांग्रेस द्वारा अटेंड किया जाता है, वो भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और इसीलिए जैसे ही आपके 1 दिसंबर को ये पार्टी आपकी अटेंड होती है, जब ये सक्सेसफुल नहीं होता है, तो जैसे ही गांधी जी 1 महीने के बाद आपके जहाज से इंडिया आते हैं, जनवरी में गांधी जी को आपके क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसलिए जनवरी 1932 को गांधी जी को अरेस्ट करके कहाँ डालेंगे, येरवाड़ा जेल में, येरवाड़ा जेल में आपके डाल दिया जाएगा। और वहीं पे फिर क्या होगा, डिप्रेस्ड क्लास यानी आपके भीमराव अंबेडकर जी द्वारा पूना पैक्ट होगा, क्योंकि येरवाड़ा जेल कहाँ पे है, पूना में, जहाँ पे आपके संजय दत्त भी जेल में था, ठीक। वहीं आगे चल के 1932 में क्या होगा, पूना पैक्ट होगा, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा गया है। अब गांधी जी तो जेल में है, तो इनकी तरफ से साइन कौन करेगा, इनकी तरफ से साइन करेंगे मदन मोहन मालवीय जी, ठीक, पूना पैक्ट पे। और उधर से कौन करेगा पूना संधि पे साइन, तो वो करेंगे भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वो तो जेल से बाहर है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। और इसीलिए 1932 में आपके जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी तो आपके जेल में है, लीडरशिप है नहीं। जब ये आपके बाद में बाहर आएंगे, क्या नाम है, ये समवेयर आपके सितंबर वगैरह में बाहर आते हैं 1932 में, उसके बाद से जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो भी थोड़ा सा गति अपनी धीमी कर लेता है। 34 तक चलता है, लेकिन कुछ ज़्यादा खास अंतर होता नहीं है, ठीक है। तो बस यही थे कुछ आपके क्वेश्चंस थे, बस आज आपके कुछ इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं, लेकिन आशा करता हूं कि आप इससे काफ़ी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सीखने को मिला होगा आपसे। काफ़ी इन डेप्थ में हमने इसका पूरा निचोड़ कर ही दिया है सारे के सारे क्वेश्चंस का। इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस बन नहीं सकते इन जितने भी हमने टॉपिक्स को पढ़ा है। स्टैटिक को फोकस करके जाइए, बुक्स के नाम अच्छे से रटिए, जहाँ ना समझ में आए भरतनाट्यम दिखे और महिला नर्तकी दिखे, भरतनाट्यम टिक करके आइए, अदरवाइज गोवा का कोई नाटक टिक करके आइए। अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोलना है बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं प्रीवियस आपके जितने भी जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये तभी करना जब आप लोगों को लगे कि यार अब आप लोगों का मतलब आपको देखो अंदर से ना खुद पता चलेगा कि मेरा पेपर निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम निकल रहा होगा तो ये ऐसे तुक्के मत मारना, अगर आपका एग्जाम नहीं निकल रहा होगा तो भाई ऐसे फाइट करने में कुछ बुराई है नहीं, क्या पता वो आपका सच में सही हो जाए और वो 1 नंबर से ही आप सेलेक्ट हो जाओ अंदर, ठीक है, सेकंड स्टेज के लिए। तो अगेन वही है, अगर आपको अपने वर्दी का सपना आपने देखा है वर्दी पहनने का, और इस वर्दी के सपने को अगर आप पूरा करना चाहते हो, तो एक आपका श्योर शॉट सिलेक्शन बैच प्रोग्राम है। इसका नाम क्या है, प्रहरी SSC GD बैच, हर मंडे से आपके शुरू हो रहा है। आप सभी से आशा करते हैं कि आप खुंगा अकेडमी के इस 10,000 से ज़्यादा सिलेक्शंस वाले इस बैच को, जिसमें कि आज तक आपकी खुंगा अकेडमी ने 10,000 से ज़्यादा सिलेक्शंस दे दिए हैं, उस फैमिली का आप पार्ट बनेंगे और आप इस चीज़ को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग अगले पार्ट के एनालिसिस के साथ बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक।